नमस्कार। आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर में स्वागत है। आओ ज्योतिष सीखें कि इस श्रृंखला में आज हम लेकर आए हैं पाठ 16 और जिसमें हम बात करेंगे मकर राशि एवं मकर लग्न की। मकर राशि नक्षत्र के कौन कौन से चरणों से बनी है, उस चरणों के क्या नामाक्षर हैं और उस नक्षत्र के कौन से स्वामी होते हैं और उन नक्षत्र चरण के कौन कौन अधिपति होते हैं, जिसके आधार पर उस व्यक्ति का, उस जातक का स्वभाव आप देख पाओगे और समझ पाओगे। उसी के साथ मकर लग्न में कौन कौन से ग्रह पापी होते हैं, कौन कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं, कौन कौन से ग्रह मार्केस होते हैं, कौन कौन से ग्रह कुछ पाप फल, कुछ अशुभ फल और कुछ शुभ फल देने वाले होते हैं। साथ ही साथ राशि और लग्न में क्या अंतर है, यह भी आज की इस क्लास में रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम सभी अच्छे से जानते हैं कि पूरा ब्रह्मांड मंडल है, उसको या तो 360 अंश में विभाजित किया गया है, या अगर हम उसके भाग देखें तो 108 भाग उसके माने गए हैं और 27 नक्षत्र हैं। यदि 27 नक्षत्र से उन 108 भागों को विभाजित किया जाए तो प्रत्येक के पास में 4 भाग या 4 चरण आते हैं। तो भाग को हम चरण भी कह सकते हैं। तो एक नक्षत्र के पास में 4 चरण होते हैं। वहीं यदि राशि जो कि 12 होती हैं, उन राशियों से उस 108 को विभाजित किया जाए तो हमारे पास में एक राशि के लिए 9 भाग या 9 चरण आते हैं। अगर ये कहा जाए कि एक राशि कितने नक्षत्र की होती है तो एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो 2 नक्षत्र में 8 चरण और एक चरण हम लेते हैं तीसरे नक्षत्र का, तो 2.25 नक्षत्र की एक राशि बनती है। तो आइए समझते हैं कि जो मकर राशि है उसमें कौन कौन से नक्षत्र के कौन कौन से चरण आए हैं। यहां पर यदि किसी व्यक्ति का नाम भो, जा, जी, खी, खू, खे, खो, गा, गी इन शब्दों से, इन अक्षरों से शुरू होता है तो आप ये कहोगे कि वह जातक, वह व्यक्ति मकर राशि से संबंधित है। इसमें नक्षत्र उत्तराषाढ़ा जिसके स्वामी होते हैं विश्वेदेवा, दूसरा नक्षत्र इसमें स्वर्ण नक्षत्र जिसके स्वामी होते हैं विष्णु, और तीसरा नक्षत्र जिसके 2 चरण रहेंगे यहां पर वह धनिष्ठा है और इसके स्वामी होते हैं वसु। सबसे पहले उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का दूसरा चरण और तीसरा और चौथा 3 चरण यहां पर उपयोग में। पहला चरण इससे पूर्व धनु राशि में उपयोग में आ चुका, तो यहां पर चरण 2 जिसका अक्षर भो होगा, भो, और यहां पर सूर्य और शनि इस चरण के अधिपति होंगे। देखिए एक चरण के 2 अधिपति होते हैं, तो यहां पर सूर्य और शनि है इस चरण के अधिपति। यदि किसी बालक का जन्म इस नक्षत्र में होता है तो वह बालक कैसा होगा, उसमें एक तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि वह अस्थिर बुद्धि का होगा, क्योंकि सूर्य और शनि है तो अस्थिर बुद्धि का होगा। साथ ही साथ ऐसा जो जातक होगा उसमें स्वार्थ की भावना में, उसके स्वार्थ की जो भावना होती है वह बलवती होती है, बलवान होती है। वहीं यदि किसी का जन्म तीसरे चरण में होता है तो उसका जो नामाक्षर होगा वह जा से शुरू होगा। यहां पर भी जो अधिपति होते हैं सूर्य और शनि उसके अधिपति हो जाते हैं। ये उसके जो चरित्र है, उस व्यक्ति के चरित्र में विरोधाभास की स्थिति उत्पन्न करते हैं, क्योंकि सूर्य और शनि है तो व्यक्ति के चरित्र में विरोधाभास की स्थिति देखने को मिलेगी। वहीं यदि किसी का जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है
तो उसका नामाक्षर जी से शुरू होगा। और यहां पर सूर्य और गुरु इसके अधिपति होते हैं। तो ऐसे व्यक्ति का जो मूड है, जो मन है, वो हमेशा बदलता रहता है। जिसका भी जन्म उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के चौथे चरण में हुआ है, उनका जो मूड है वह बदलता रहता है। अब बात करेंगे श्रवण नक्षत्र की। श्रवण नक्षत्र में जिसके स्वामी होते हैं भगवान विष्णु, और इसके पहले चरण में किसी का जन्म होता है तो उसका नाम खी से शुरू होता है। और इसके चंद्रमा और मंगल अधिपति होते हैं। चंद्रमा और मंगल, तो मंगल क्या है? आवेश है। और चंद्रमा के साथ में होने से ऐसा जो जातक है वह आत्म केंद्रित होता है, खुद पर ध्यान देता, आत्म केंद्रित होता है ऐसा व्यक्ति। वहीं यदि किसी का दूसरे चरण में जन्म होता है तो उसका नामाक्षर खू से शुरू होगा। और यहां पर चंद्रमा और शुक्र क्या हो जाते हैं? अधिपति हो जाते हैं। चंद्रमा और शुक्र के अधिपत्य से ऐसा व्यक्ति क्या होगा? बहुत ही अधिक महत्वाकांक्षी होता है। आप देखोगे कि मकर राशि का व्यक्ति जिसका जन्म स्वर्ण नक्षत्र के दूसरे चरण में हुआ है, तो वहां पर चंद्रमा और शुक्र अधिपत्य करते हैं, तो वह व्यक्ति क्या होगा? महत्वाकांक्षी होगा, अधिक महत्वाकांक्षा उसमें देखने को मिलेगी। वहीं यदि किसी का जन्म तीसरे चरण में होता है तो उसका नामाक्षर खे होगा। और चंद्रमा और बुध यहां उसके अधिपति हो जाते हैं। चंद्रमा और बुध के आधिपत्य से जो उसकी महत्वाकांक्षा हमने अभी तक देखी, वह महत्वाकांक्षा एक नई उड़ान भरती है। कहने का अर्थ यह हो गया कि बहुत अधिक महत्वाकांक्षी होता है, बहुत अधिक सपने देखता है और सपनों को पूरा करने के लिए जुट भी जाता है। तो यहां महत्वाकांक्षा का अर्थ यह हो गया कि जो उसकी इच्छाएं होती हैं वो कभी समाप्त नहीं होती, उसकी इच्छाएं हमेशा बढ़ती रहती हैं और उनको पूरा करने के लिए वह पूरा अपना ध्यान उनकी तरफ केंद्रित भी करता है। यदि किसी का जन्म चौथे चरण में होता है तो उसका नामाक्षर खो होगा। और यहां पर चंद्रमा दोनों ही जो ग्रह का अधिपत्य है वह चंद्रमा ही लेंगे, तो यहां पर चंद्रमा की जो शक्ति है दुगनी हो जाती है। तो ऐसे व्यक्ति में निराशा की भावना, क्योंकि चंद्रमा मन के कारक हैं और यहां पर फिर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है मन को, तो चंद्रमा ही है, तो ऐसे व्यक्ति में निराशा की भावना अधिक देखने को मिलेगी। वहीं बात करते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की। यदि किसी का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है तो धनिष्ठा नक्षत्र के स्वामी होते हैं वसु। और यदि पहले चरण में जन्म हुआ तो नामाक्षर गा से शुरू होगा। और उसके जो अधिपति होंगे मंगल और सूर्य उसके अधिपति होंगे। यहां पर मंगल और सूर्य के जो आधिपत्य है, तो ये व्यक्ति को क्या बनाता है? उस जातक को क्या बनाता है? एक दंभी, एक अहंकारी, अहंकार उसके अंदर, आवेश उसके अंदर भरने का काम करता है। तो ऐसे व्यक्ति आवेशी भी होते हैं, अहंकारी भी होते हैं, अपने आप को राजसी रूप में दिखाने का, रॉयल पर्सनालिटी दिखाने के रूप में वे हमेशा रहते हैं। अगर किसी का जन्म दूसरे चरण में हुआ है धनिष्ठा नक्षत्र के, तो गी अक्षर जैसे गीता हो गया, तो इस तरह के जो नामाक्षर हैं वो उनके होते हैं। मंगल और बुध यहां उसके अधिपति हो जाते हैं। मंगल और बुध के आधिपत्य से ऐसा जो जातक होता है वह बहुत बड़ा आलोचक होता है। आलोचनाएं करना उसे बहुत ज्यादा पसंद है। आलोचनाओं में भी जिन लोगों के साथ वह बैठेगा उनकी आलोचना अधिक करेगा। तो ये नक्षत्र और उनके चरणों के, उनके स्वामी, उसके अधिपति के आधार पर यह विवेचन था। अब हम बात करेंगे राशि के बारे में। इस राशि का जो प्रतीक चिन्ह होता है वह मकर होता है। मकर कहते हैं मगरमच्छ को, और इस राशि के व्यक्ति में मगरमच्छ जैसे गुण भी पाए जाते हैं। स्वामी इस राशि के जो होते हैं वह शनि होते हैं। 10वें नंबर की राशि है, तो कहीं भी 10 लिखा देखोगे तो समझ जाइए कि मकर राशि है।
इस राशि के स्वामी ये समराशि है, चर राशि होती है। तो राशि 3 प्रकार की हो गई, स्थिर, दुस्वभाव और चर राशि। तो ये चर राशि है। जाति इसकी स्त्री संज्ञक राशि है ये। वर्ण इसका वैश्य है और दिशा दक्षिण की दिशा है। और रात्रि में ये बलवती होती है, बलवान होती है। भूमि तत्व है इसका। देखिए राशि क्या होती है इन 12 घरों में। कुंडली के जो 12 घर होते हैं, इनको घर भी कह सकते हैं, भाव भी कह सकते हैं। आप यहाँ पेन देख रहे हो ना, पेन जहां चल रहा है, ये सब घर है या भाव हम इनको कहते हैं। खाने भी कह सकते हो। तो पहला खाना जो होगा ये लग्न भाव होता है। पहला खाना लग्न भाव होता है। अब यहां पर ये पहले खाने से लेकर 12 खाने तक किसी में भी जहां पर 10 लिखा हो, वहां यदि चंद्रमा भी साथ में है तो इसका अर्थ ये हो गया, क्योंकि राशि चंद्रमा के आधार पर उसका निर्णय होता है। तो चंद्रमा जहां पर भी 10 पर लिखे हैं तो 10 का अर्थ हो गया, जहां 10 लिखा है वहां चंद्रमा लिखे हैं तो इसका अर्थ हो गया कि मकर राशि। और अगर 11 लिखा हुआ है चंद्रमा वहां लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कुंभ राशि। अगर 1 लिखा हुआ है और वहां पर चंद्रमा लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि मेष राशि। तो राशि का हम जो निर्णय करते हैं, जन्म की जो राशि होती है किसी व्यक्ति के, तो जिसके आधार पर उसका नाम रखा जाता है, तो वह राशि चंद्रमा के आधार पर निर्णित होती है। ठीक है। अब यहां पर ये जो 10 लिखा हुआ है, यहां चंद्रमा बैठे हैं तो इसका अर्थ ये हो गया कि ये मकर राशि है। चलिए अब हम महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में मकर लग्न को लेंगे। देखिए मकर लग्न समझना उन सभी के लिए जरूरी है जो स्वयं जानना चाहते हैं कि कौन से ऐसे ग्रह हैं जो उनकी कुंडली में, उनकी जन्मांक चक्र में अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, कौन से ऐसे हैं जो बुरे प्रभाव देते हैं। उनकी दशा, महादशा, अंतरदशा, गोचर में, प्राण दशा, सूक्ष्म दशा, जब भी उनकी स्थिति बनती है तो अपना जैसा कुंडली में उनको स्थान मिला हुआ है, उस स्थान के वो स्वामी है, उस स्थान की के हिसाब से वे वैसा ही फल देंगे। तो यहां जानना आवश्यक है कि मकर लग्न के लिए कौन से ग्रह पाप फल देने वाले होते हैं, कौन से ग्रह शुभ फल देने वाले होते हैं, कौन से ग्रह मारक भाव वाले होते हैं, मार्केश होते हैं, कौन से कुछ शुभ फल और कुछ पाप फल देने वाले होते हैं, कौन से ग्रह जो योग कारक होते हैं। तो देखिए यहां पर आप देख पा रहे होंगे, जहां अब लग्न क्या है, लग्न भी आप समझ लीजिए। तो राशि हम समझ चुके हैं। लग्न मकर है। अगर पहले खाने में 10 लिखा है तो इसका अर्थ है कि मकर लग्न है, क्योंकि पहला खाना लग्न माना जाएगा। वहां जो भी लिखा होगा वह लग्न मानी जाएगी। 10 लिखा है तो इसका अर्थ हो गया मकर लग्न है। लग्न और राशि में यही अंतर है कि आवश्यक नहीं कि पहले खाने में 10 लिखा हो तो वह राशि ही हो। राशि चंद्रमा के आधार पर होगी। चंद्रमा अगर पहले घर में लिखा हुआ है तो वह राशि मकर होगी, और अगर 10 लिखा हुआ यहां पर है पहले घर में तो ये लग्न है। और अगर चंद्रमा भी यहां लिखा हुआ है तो इसका अर्थ हो गया कि ये लग्न भी है और ये राशि भी है। चंद्रमा अगर यहां पहले जो पहला घर है इसमें 10 लिखा हुआ है, इसका अर्थ है मकर लग्न है। और यहां जो 7 लिखा है चंद्रमा बैठा है, तो आप ये कहोगे कि जो 7वीं राशि है तुला राशि, तो तुला तो उस व्यक्ति की राशि है, उसका नाम तो तुला राशि में आएगा, लेकिन उसकी कुंडली जब देखोगे तो आप लग्न देखोगे कि लग्न कौन सा है। तो यहां पर लग्न कौन सा हो जाएगा, लग्न होगा मकर लग्न। आशा करता हूं ये समझ में आ गया होगा। चलिए यहां पर लग्नेश हो जाते हैं, क्योंकि 10 का अर्थ हो गया मकर राशि, मकर राशि के स्वामी शनि, तो यहां पर ये लग्नेश हो जाते हैं। वहीं ये धन भाव के स्वामी होकर धनेश भी हो जाते हैं। और अगर हम इस अष्टम भाव से देखें तो आप देखिए कौन सी स्थिति है, ये सप्तम से अष्टम स्थिति आती है, सप्तम से अष्टम स्थिति आती है। तो ये मारक भाव हो गया, मारक भाव हो गया। तो मारक भाव के स्वामी भी हो जाते हैं। तो शनि खुद स्वामी होते हुए भी इस कुंडली में जो मकर लग्न की कुंडली है, यहां पर लग्नेश भी होते हैं, धनेश भी होते हैं, लेकिन प्रबल मारक होते हैं। ध्यान रखिए ये प्रबल मारक होते हैं। लग्नेश का फल भी देंगे, धन का फल भी देंगे, लेकिन ये
मारक प्रबल होंगे। ये ध्यान रखिए, कुछ ना कुछ दुर्घटना हो गई, कोई भी ऐसी कष्टकारक स्थिति भी ये उत्पन्न कर सकते हैं। वहीं यहां पर ये तीसरा भाव जो अष्टम से अष्टम है, यहां से ये अष्टम भाव है ना, तो तीसरा भाव अष्टम से अष्टम। अब ये अष्टम कैसे, देखिए यहां पर देखिए, इस भाव को हमेशा आप खाने में भाव में एक ही माना जाएगा। लग्न जो है, लिखा कुछ भी हो तो उसे आपको नहीं देखना। तो यहां पर आप गिनोगे जब 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कौन सा पड़ेगा, 8 पड़ेगा, आठवां भाव। आठवां भाव है, 8 में से आठवां देखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये हो गया, तो ये भी मारक भाव हो गया। ठीक है, तो ये भी मारक भाव हो गया। तो यहां पर ये इसके स्वामी कौन हो जाते हैं, इस भाव के स्वामी हो जाते हैं, 12 लिखा है, 12 का अर्थ हो गया मीन राशि। और मीन राशि के स्वामी कौन हो जाते हैं, मीन राशि के स्वामी हो जाते हैं गुरु। तो यहां गुरु इसके स्वामी हो जाते हैं। और वहीं साथ ही साथ गुरु क्या हो जाते हैं, ये 12वां घर है, 12वां घर अस्पताल का भाव हो गया, और जेल का भाव भी हो गया, विदेश का भाव भी हो गया, व्यय का भाव भी हो गया। तो ये व्ययेश भी हो जाते हैं। तो यहाँ पर जो गुरु हैं तृतीयेश भी हो जाते हैं और व्ययेश भी हो जाते हैं। तो तृतीय भाव का फल भी देंगे और व्यय भाव का फल भी देंगे। इस स्थिति में ये भी पाप फल देने वाले रहेंगे। गुरु जो होंगे इस कुंडली में पाप फल देने वाले होंगे। तो ये भी मारक आप मान सकते हो, लेकिन पाप फल देने वाले रहेंगे हमेशा। कुछ ना कुछ जो व्यक्ति को अधिक परिश्रम, उसके खर्चे अधिक बढ़ा देंगे। अब गुरु हैं तो खर्चे कैसे हो सकते हैं, धर्म क्षेत्र में खर्च करा सकते हैं, उस व्यक्ति ज्यादा धर्म क्षेत्र में खर्च करेगा। तो ये यहाँ पर स्थिति रहती है। अब देखिए, अब हम देखते हैं, जो यहां तक हमने बात कर ली, चौथा भाव देखिए। अब चौथे भाव में क्या लिखा है, एक लिखा है, इसका क्या अर्थ हो गया कि या मेष राशि हो गई, मेष के स्वामी मंगल हो गए, तो मंगल सुखेश हो गए। और कहा, और यहां से मंगल खुद क्रूर ग्रह तो है। और यहां पर यहाँ 8 लिखा है वृश्चिक राशि, तो ये भाव कौन सा है, एकादश भाव, जो पाप भाव भी कहा जाता है। सुख का अंत या सुख की समाप्ति, सुख से अष्टम, ये सुख से अष्टम हो गया, तो सुख की समाप्ति, इस भाव में सुख की समाप्ति, सुख में कमी आना। तो ये इस हिसाब से जो मंगल है वह है, इसमें मारक भाव भी आप कह सकते हो, मार के इसका क्योंकि लक्षण है, ऐसा फल दे सकते हैं। लेकिन यहां पर ये कुछ शुभ फल भी देंगे और कुछ अशुभ फल भी देंगे। तो यहाँ पर मंगल सुखेश भी हो जाते हैं, सुख देने वाले भी हो जाते हैं, और ये यहाँ पर पाप फल देने वाले भी होते हैं। अब पाप फल का अर्थ ये नहीं है कि कोई व्यक्ति अगर पाप करने में खुश है तो उसके लिए ये हमेशा अच्छी स्थिति मानी जाएगी, दोनों में ही मंगल शुभ माने जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति धार्मिकता की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि ज्योतिष में जो महर्षि पाराशर ने कहा है कि ये जो व्यक्ति है वो शुद्ध मानकर चलते हैं कि वो धर्म को अधिक महत्व देंगे, तो यहाँ पे धर्म की हानि होगी, तो इसलिए ये इसको पाप भी कहते हैं। यहाँ पर अगर इस भाव से संबंधित हो गए तो ये पाप फल वाले कहे जाएंगे। तो यहाँ पर ये सुखेश और एकादेश हो जाते हैं, आयेश हो जाते हैं मंगल। तो ये यहाँ पर कुछ शुभ और कुछ पाप फल, तो पाप कर्म की तरफ बढ़ाएंगे, लेकिन वैसे जो सांसारिक आधार पर ये अधिक सुखी करेंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जो पंचम भाव है। पंचम भाव जो त्रिकोण भाव माने जाते हैं, लग्न भाव, पंचम भाव और नवम भाव, ये त्रिकोण भाव माने जाते हैं। तो पंचम भाव में क्या लिखा हुआ है, 2 लिखा हुआ है, और 2 का अर्थ क्या है, वृषभ राशि। वृषभ राशि के स्वामी होते हैं शुक्र। अब शुक्र की एक स्थिति और देखिए, जो यहाँ बैठे हैं कर्म भाव में, ये 10वां घर है, कर्म का घर है, और इस आधार पर दोनों ही भाव बड़े शुभ हैं, एक त्रिकोण भाव एक केंद्र भाव, दोनों ही शुभ हैं। तो यहाँ पर जो शुक्र हैं वे पंचमेश और कर्मेश हो जाते हैं। पंचमेश और कर्मेश होने से ये इस मकर लग्न की कुंडली में सबसे ज्यादा योग कारक, सबसे अधिक शुभ ग्रह होते हैं। तो यहाँ पर ये सबसे अधिक शुभ ग्रह हो जाते हैं, यहाँ पर शुक्र। तो ऐसा व्यक्ति अगर उनके शुक्र किसी पाप पीड़ित है तो वहां पर शुक्र, या बल कम है तो वहां वह शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं। आगे आते हैं छठे भाव की तरफ, जहां पर लिखा हुआ है 3। 3 का अर्थ हो गया बुध।
यहाँ हो गया 3, 3 का अर्थ हो गया बुध, तो एक तो यहाँ और एक यहाँ, तो यहाँ पर बुध एक तो भाग्येश हो जाते हैं और एक षष्ठेश हो जाते हैं। एक तो भाग्य भाव का फल देंगे और एक छठे भाव का ये फल देंगे। तो यहाँ पर जो भाग्य भाव का फल और छठे भाव का फल देंगे, जिसमें जो ये उच्च के कहाँ होते हैं, उच्च के होते हैं जहां पर कन्या राशि है, कन्या राशि में उच्च जो भाग्य भाव में है, तो यहाँ उच्च के होते हैं। अब देखिए इस आधार पर जो बुध हैं शुभ ग्रह कहे जाएंगे, शुभ सृष्टि होते हुए भी ये शुभ ग्रह कहे जाएंगे। पाराशर बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इसके बारे में साफ साफ लिखा हुआ है। मैं आपको बताऊंगा क्या क्या लिखा हुआ है। यहां पर आप समझ चुके, तो बुध यहां पर सही माने जाएंगे। अब देखिए सप्तम भाव में क्या लिखा हुआ है। सप्तम भाव में लिखा हुआ है 4, जिसका अर्थ हो गया 4 लिखा हुआ है, 4 का अर्थ हो गया कर्क। कर्क के स्वामी कौन होते हैं? कर्क के स्वामी होते हैं चंद्रमा। सप्तम भाव है, अब ये विवाह का भाव भी होता है, साझेदारी का भाव भी होता है, और इस भाव ये एक मारक भाव भी होता है। तो इसके स्वामी भी मार्केश होते हैं, तो वह भी पाप फल देने वाले कहे जाएंगे। तो यहाँ पर सप्तमेश चंद्रमा है, वह भी पाप फल देने वाले कहे जाएंगे। लेकिन अब वही बात कहता हूं मैं कि जो सांसारिक कार्यों में है तो उनके लिए तो ये शुभ भाव हो गया, तो यहाँ पर ये जो चंद्रमा है ये पापेश हो जाते हैं, पापी हो जाते हैं। चलिए अब हम देखते हैं अष्टम भाव। अष्टम भाव जो अशुभ भाव माना जाता है, और त्रिक भाव में आते हैं 6, 8, 12। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 5। 5 का क्या अर्थ हो गया कि इस राशि के जो स्वामी होते हैं वह सूर्य होते हैं, सूर्य होते हैं। तो सूर्य अष्टमेश यहाँ पर होते हैं, तो सूर्य भी यहाँ पर पाप फल देने वाले हुए। वैसे सूर्य को अष्टम का दोष नहीं लगता, लेकिन फिर भी वे यहाँ पर पाप फल ही देंगे, शुभ फल नहीं देंगे। अब देखिए अगर वे कहीं और बैठते हैं तो वो पाप फल देंगे। अब यहाँ देखिए यदि यहाँ बात हो गई, यहाँ तक हो गया, बाकी सब हो चुका है। तो अब बृहद पाराशर होरा शास्त्र में इसके बारे में क्या लिखा हुआ है। तो बृहद पाराशर होरा शास्त्र इसके बारे में कहता है कि मकर लग्न की कुंडली में शनि हो जाते हैं मार्केश, और मंगल तो आदि जो ग्रह ये मार्केश के लक्षण होने के आधार पर ये मार्केश का ही फल देते हैं। शुक्र और बुध शुभ होते हैं इस कुंडली में, ये शुभ होते हैं जिनमें शुक्र प्रबल योग कारक ग्रह होता है। तो ये शुक्र प्रबल योग कारक ग्रह होता है। बृहद पाराशर होरा शास्त्र इसके बारे में कि सूर्य के बारे में क्या कहा जाए उसके बारे में वह शांत है। सूर्य और जो सूर्य के बारे में शांत है, तो सूर्य यहाँ पर शुभ होते हैं या अशुभ होते हैं इसके बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा है। तो चलिए यहां तक हम समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे सामान्य सी बातें। जिस किसी का जन्म मकर लग्न में होता है, तो ऐसे जो जातक होते हैं वह बहुत ही ज्यादा संतोषी होते हैं। कुछ भीरू स्वभाव भी उनमें देखने को मिलेगा, उग्र स्वभाव भी उनका होता है, लेकिन निरंतर पुरुषार्थ की ओर बढ़ने वाले होते हैं, बड़े नेत्रों वाले होते हैं, और बड़े मनमौजी और अच्छी संततिवान में होते हैं। उनकी संतान बड़ी अच्छी होती है, चतुर भी होते हैं और कुछ लोभी भी होते हैं। कफ और वायु से वे ऐसे व्यक्ति पीड़ित होते हैं। मध्यम और लंबे शरीर के ऐसे व्यक्ति पाए जाते हैं। ऐसे व्यक्ति जो मकर लग्न में जन्म होता है, बाकी ग्रहों की कौन सी स्थिति है उसके आधार पर देखा जाएगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति ठग, तमोगुणी, पाखंडी, आलसी और खर्चीले भी होते हैं। तो पाखंडी का अर्थ आडंबर अधिक दिखाएंगे, ज्ञान की कमी होते हुए भी। ऐसे व्यक्ति धर्म के विरुद्ध आचरण करने वाले भी होते हैं, और स्त्रियों में आसक्त, कवि और लज्जाशील भी ऐसे व्यक्ति होते हैं। देखिए इनका जो प्रारंभिक अवस्था होती है बहुत ही सुखपूर्ण होती है। मध्यम अवस्था थोड़ी सी दुखी रहते हैं ये मध्यम अवस्था में, और 32 वर्ष की आयु के बाद से अंत तक ये इसके जो जातक हैं वह सुखी रहते हैं। इस में जिनका किसी का जन्म हुआ है इस लग्न में, उनके अगर स्वभाव की बात करें तो निजी प्रतिष्ठा, सामाजिक स्थिति और पद का बहुत ज्यादा महत्व होता है।
बहुत महत्व होता है। ये लोग अक्सर सतर्क होते हैं, परंपरावादी भी होते हैं और मितव्ययी भी होते हैं। जो आत्म अनुशासन, खुद अपने आप अनुशासन करने वाले होते हैं। उत्तरदायित्व, सम्मान और गंभीरता पर आवश्यकता से अधिक बल देते हैं। उनकी सफलता का मूल उनके स्वभाव के दो मुख्य अंगों के कारण, और वे अंग हैं आत्म अनुशासन और इच्छा शक्ति। ये धार्मिक विश्वासों में जो मकर के जातक होते हैं एकदम कट्टर होते हैं और एकदम अनास्थावादी भी होते हैं। बुद्धि पूजक होते हैं। बुद्धि, अगर किसी में बुद्धि है, जाति महत्व नहीं रखती। बुद्धिमान लोग इनके आसपास में होने चाहिए जिनको तर्क संगत बात आती हो, और ये जो होते हैं वह तर्क संगत बातों को ही एक्सेप्ट करते हैं। अगर हम इनकी आर्थिक गतिविधियों की बात करें तो ये उद्यमशील स्वभाव के होते हैं। धैर्य, लग्न, और इस लग्न के व्यक्ति जो होते हैं वह निर्माता भी हो सकते हैं, थोक कपड़ा व्यापारी भी हो सकते हैं, भवन निर्माता भी हो सकते हैं, खनन और कृषक आदि के रूप में भी आप उनको देखोगे। ये बुद्धिजीवी वर्ग के जातक होते हैं। तो बुद्धिजीवी के आधार पर एक अच्छे शिक्षाविद, जीवशास्त्री, राजनीतिज्ञ, नेता और इतिहासकार भी होते हैं। योजनाबद्ध रूप से कार्य करने में मकर लग्न के जो जातक होते हैं विश्वास करते हैं और परिश्रम के बल पर सदा वह आगे बढ़ते हैं। वह मुख्यतः, क्योंकि शनि के प्रभाव की ये राशि है, तो परिश्रम से पीछे नहीं हटते, हमेशा परिश्रम करने की सोचते हैं और परिश्रम करके ही ऐसे व्यक्ति आगे बढ़ते हैं। अगर हम देखें कि इनका स्वास्थ्य कैसा रहता है, तो इस लग्न के आधार पर, क्योंकि शनि लग्नेश होते हैं और शनि यहाँ पर धनेश भी होते हैं, तो लग्नेश शनि दुर्बल कृशकाय हैं, तो इसी आधार पर इन जातकों का शरीर भी दुबला पतला और कृश होता है। बचपन में इनका विकास जो होता है वह धीरे धीरे होता है। 16 वर्ष की आयु के बाद इनकी लंबाई तेजी से बढ़ती है और आयु के साथ साथ शरीर में गठन और भराव आता है इन लोगों के। मकर जो राशि है इसको काल पुरुष के घुटने, हड्डी और त्वचा का प्रतिनिधित्व करता हुआ आप मानिए। देखिए, यहाँ पर यदि किसी के ये खराब स्थिति बनती है इस राशि की, तो घुटनों में दर्द, त्वचा में कुछ समस्या और हड्डियों में कुछ समस्या देखने को मिल सकती है। शनि पर शुक्र की दृष्टि होने से ही उनके जो शरीर की त्वचा है कोमल और सुंदर होते हैं। शनि पर अब शुक्र की दृष्टि, तो उससे त्वचा कोमल हो गई। किंतु मकर राशि अथवा शनि पर अन्य ग्रहों की अगर कुदृष्टि हो तो जातक को जो स्किन डिसीजेस मीन्स त्वचीय रोगों से वह व्यक्ति ग्रस्त हो जाता है। शनि का प्रभाव होने से ये व्यक्ति निराशा की प्रवृत्ति इनमें पाई जाती है। पित्त प्रकोप, पित्ताशय में कोई गड़बड़ी इन लोगों में देखने को मिलती है। आमाशय में कोई घाव भी इन लोगों के हो सकता है, जो जातक हैं उनके हो सकता है। पाचन अंगों में खराबी या आंतों में रुकावट की संभावना भी जो मकर लग्न के जातक हैं उनमें देखी जा सकती है। नम और ठंडे स्थानों पर रहने से दमा, श्वास आदि रोगों के होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो देखिए, ये जो बातें हैं ये मकर लग्न के लिए है, मकर राशि के लिए भी आप समझ सकते हो। लेकिन यहाँ पर महत्वपूर्ण क्या होगा, पूरा हम 100% इसको नहीं दे सकते, क्योंकि अगर हम 100% इसको देंगे तो बाकी और जो नियम है उनका फिर क्या। तो यहाँ पर आप ये मानिए कि उसमें ये स्थिति होनी चाहिए। तो बाकी जो ग्रह हैं उसके आधार पर हम अब अगली जो राशि है जो कुंभ रहेगी उसका नेक्स्ट क्लास में जानकारी दी जाएगी, कुंभ लग्न, कुंभ राशि की। तो आशा करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, समझ में आया है, और आप यहाँ पर देख सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले जो कुंभ राशि के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।